वेलकम इन दिस वीडियो जहां पे आज हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि इस चैप्टर का पहला वीडियो हम पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपने डाल रखे हैं, जिसको उम्मीद है कि आपने जरूर से जरूर देखा होगा। और अगर वो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हम इस ब्रह्मांड में इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। और जब हम अकेले नहीं हैं तो हमारे अलावा और कौन है? वो है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। जी हाँ, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब 5 तरह का कैटेगरी था उनका। पहले वीडियो में हम सबके बारे में बताए हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, कैसे कैसे वो अपना खाना वगैरह डील करते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ठीक है, हमारे धरती पे है, हम ये मान लिए, पर है कहाँ? तो मैं बताऊं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, इसका आंसर आपको देने से पहले आप मन में गेस कर लो कि वो कहां कहां हो सकता है। गेस करने के बाद ही हम इसको आगे बढ़ते हैं। आप पॉज कर लो, चलो देखते हैं। ये वीडियो पॉज आप कर लिए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर सोच लिया होगा। पहला लाइन देखते हैं क्या लिखा है। दे फाउंड एवरी वेयर, दे फाउंड एवरी वेयर इन नेचर। वो नेचर में हर जगह पे को हर जगह मिलने वाले हैं। जैसे हवा में है, वाटर पानी में है, सॉइल में है। देखिए, अभी सुनकर पता नहीं चल रहा है, पर जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि हाँ सच में हवा में है। अब जरा सोचो कि कोरोना वायरस ही है, तो हम लोग नाक ढकते हैं क्योंकि वो एयर पैसेज के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है। ये सारा का सारा एयर से कनेक्टेड है, मतलब कि वो हवा में भी है तभी तो हमारे पास पहुंच रहा है। तो बोलेंगे कि वो हवा में भी है। पानी, आपको बोला जाता है कि कहीं का गंदा पानी नहीं पियो। गंदा इन द सेंस व्हाट? उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रहते हैं, वो देखने से ही गंदा दिखता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही मौजूद है। ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कॉलिन वगैरह का प्रचार देखते हैं। एक बेबी होता है, वो फर्श पे उठा के कुछ मुंह में डाल देता है, तो बोलते हैं नहीं उसको नहीं डालना है क्योंकि उस फर्श पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और उसके थ्रू वो बेबी के बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसको बीमार कर देगा। तो यहाँ पर ये भी हमको ध्यान देना है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ लिविंग बॉडी। आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ लिविंग बॉडी का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे बॉडी के बाहर भी है और अंदर भी है। दिख नहीं रहा है? डेटॉल वाला प्रचार देखिए, आपको दिखेगा 99.9% जर्म्स। वेल, कुछ गलत उसमें हर बात तो सही नहीं होता है, कुछ बात सही होता है। हमारे हथेली पे, हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे, बाल पे, हर जगह आपको डेड बॉडी माइक्रोऑर्गेनिज्म के दिखेंगे। कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, मतलब सुनने में काफी अटपटा लग रहा है पर हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। क्यों होंगे? क्यों ना उसको हम लोग मार दें, अगर है तो क्या हमको बीमार कर देगा? ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल वाले को हम लोग संजोते हैं, उसको बचा कर रखते हैं, और जो हार्मफुल है उसको खत्म कर देते हैं। इन डेड एंड डिकेइंग मैटर, देखिए ये डेड और डिकेइंग मैटर क्या है? आप लोग सुने हैं कि ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को खत्म करता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। मतलब हमारे अगल बगल जितनी सारी चीजें सड़ रही होती है, सब में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल ही जाएगा, ये कंफर्म है। अब देखिए, ठीक है, ये तो जहां रह रहा है वो, तो क्यों ना उसको हम लोग खत्म ही कर देते हैं। पर होता क्या है, देखिए, वो सरवाइव कर सकता है हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस को। एक रेंज ही है, ऐसा नहीं कोई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को भी सह ले। एक रेंज है जिस रेंज को वो सह लेता है और उसमें भी सरवाइव कर जाता है। पहला है, आप देखिए, आइस कोल्ड क्लाइमेट। आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग, गर्म झरना जो पानी का होता है, एंड ड्राई डेजर्ट। ड्राई डेजर्ट से लेकर के मार्सी प्लेस यानी दलदली इलाके पे जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मौसम हमारे धरती पे हैं सबको सरवाइव कर जाता है, इजीली सरवाइव कर जाता है। मगर इसमें फिर प्रॉब्लम है। फिर बोलते हैं कि हम लोग दूध को उबाल के उसको मार देते हैं, फ्रीजर में वो काम नहीं करता है। तो ये सब हम लोग कैसे डील करेंगे? तो होता ये है कि वो उसको मारता नहीं है, ठंडा क्लाइमेट उसको मारता नहीं है। वो एक्चुअली क्या करता है, उसके प्रोसेस को, उसके मल्टीप्लिकेशन को स्लो कर देता है, जिसके कारण वो काम कम करता है। ऐसा नहीं है कि हम दूध में फ्रिज को दूध में रख देंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा, खराब ही नहीं होगा, वो होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा।
इसको मल्टीप्लाई करने में, ठंडे क्लाइमेट में मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगता है। सेम वही चीज हमारे गर्मी के साथ भी है। ऐसा नहीं कि आप दूध को उबाल दिए तो वो खराब नहीं होगा, वो होगा खराब, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। यही रीजन है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस को सरवाइव कर लेता है, डील कर लेता है और हमारे साथ शुरू से चलते आ रहा है। अब हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल। पहले यूजफुल वाले को देखते हैं, फिर हार्मफुल पे चलेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है कि वो हम जब भी देखो हमारे लिए हार्मफुल ही होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है, इस धरती के लिए ऐसा है वैसा है, ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा वगैरह वगैरह। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण सब बदनाम हो जाते हैं। तो देखते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है, जो हमारे लिए ही हमारे लिए ही होते हैं हेल्प करने के लिए। सबसे पहला है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम। इवन हमारे खाने में जो भी हम लोग फूड आइटम बनाते हैं उनमें भी उनका यूज किया जाता है। जैसे आप देखिए कर्ड हमारा हर घर में आपको मिल जाएगा, कुछ लोगों के बहुत फेवरेट भी होते हैं। इवन बोला जाता है कि डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है कर्ड, अगर आप लेते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। होता यह है कि कर्ड बनता कैसे है, तो सबको पता होता है कि ये बनता है दूध से। दूध से कैसे बनेगा, तो होता यह है कि दूध में एक न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है लैक्टोज, और वो लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे केमिकल में जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। हाँ, ये एसिड है और हमको पता है कि ये एसिड शावर इन टेस्ट होता है, तो बोलते हैं कि हमारा जो दही है वो खट्टा है ना। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही बनाने में हमारा मदद करता है। होता यह है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया को हम लोग दूध में डालते हैं। अब बोलेंगे सर हम उस बैक्टीरिया को कैसे डाल सकते हैं, वो तो होता ही नहीं है। तो आपको याद है कि हम दूध को जब दही जमाते हैं तो उसमें हम जोरन डालते हैं, वो जोरन में ही वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, और यही एसिड और ये कन्वर्जन के कारण जो दूध है वो हल्का हल्का सॉलिड हो जाता है, जिसको हम लोग दही कहते हैं। कुछ और नहीं है, बस वो लैक्टोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। दूसरा है ब्रेड। देखिए ब्रेड जो है जनरली बनता है डव से, आटा से। डव होता है क्या है कि हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं वो नॉर्मल चपाती से अलग होता है। चपाती जो देखो नॉर्मल है वो काफी सॉफ्ट है, पर उसमें फ्लफी नहीं है, वो फ्लफीनेस नहीं है। और वो ब्रेड में ऐसा होता है, आप केक वगैरह के ब्रेड में देखिए या पाव वगैरह में देखिए, उसमें क्या होता है काफी फ्लफी होता है, उसमें काफी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो बनाने के पीछे का रीजन भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। रोटी और ब्रेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज से बना होता है, बट फर्क ये होता है कि ब्रेड वगैरह में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है ईस्ट। ईस्ट एक तरह का रिएक्शन करता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें वो क्या करता है, डाइऑक्साइड के एब्सेंस में वो रिएक्शन करता है, वो डव को खाना शुरू करता है और उसमें से बनाता है एक अलग केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे उस आटा से निकलते चला जाता है, जिसके कारण उसमें छोटा छोटा पोर्स हो जाता है और हमारा जो ब्रेड है काफी फ्लफी हो जाता है। तो कहते हैं कि ब्रेड बनाने में भी हमारा काम है ईस्ट का। तो ये फूड प्रिपरेशन है। हम लोग देखते हैं अब दूसरा इंडस्ट्री में। देखते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इसका यूज करते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं बनाने के लिए अल्कोहल, वाइन, विनेगर, इन सब का यूज हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में बनाने के लिए। लिटरली इसमें भी हम लोग यूज करते हैं ईस्ट का ही, क्योंकि ईस्ट का ही काम है फर्मेंटेशन प्रोसेस करना, और फर्मेंटेशन प्रोसेस में ही इथाइल अल्कोहल नाम का एक यहाँ पर केमिकल बनता है, और उसी इथाइल अल्कोहल को नॉर्मल भाषा में हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग बोलेंगे कि अल्कोहल भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, और इसी अल्कोहल का यूज करके हम लोग वाइन बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अल्कोहल ही वाइन है। गलत, अल्कोहल वाइन नहीं है। अल्कोहल का जनरली आप देखते हैं कि अभी सैनिटाइजर में भी अल्कोहल डाला गया है, तो क्या उसको भी पी लेने से क्या वो वाइन बन जाएगा? जी नहीं। अल्कोहल अलग अलग तरह का है, इसकी डिनेचर्ड अल्कोहल होता है। वो डिनेचर्ड अल्कोहल हमारे लिए हार्मफुल है, अगर आप उसको यूज कर लेते हो तो पहले ब्लाइंडनेस होगा और इंसान की जान भी चली जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। सैनिटाइजर में भी आपका डीनेचर्ड अल्कोहल ही होता है जो इंसान के लिए हार्मफुल है, तो उसको कंज्यूम नहीं करना है। आप उसके हाथ पे यूज कीजिए, वो सही है, चलेगा।
ठीक है, तो वाइन में आपका अल्कोहल मिलाया जाता है जो डीनेचर्ड नहीं होता है। डीनेचर्ड अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। वाइन में अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि इससे अनकॉन्शियसनेस हो जाए, इंसान को नशा आ जाए। विनेगर में क्या है, विनेगर आप देखिए कि ये भी एसिडिक नेचर का ही होता है और वो भी हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही, मतलब उसी का यूज करके बनाया जाता है। और भी बहुत सारा प्रोसेस है जो कि हम लोग को आगे जानना है, मतलब अगले क्लास में। थर्ड में देखिए एग्रीकल्चर, ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमारे लिए है, जो हमारे नेचर ने हमको दिया है। एग्रीकल्चर आप देखेंगे इससे पहले वाले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा मेथड है जो डायरेक्टली क्या होता है, नेचर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके रूट नोड्यूल्स को पहुंचाया जाता है या सॉइल को दिया जाता है। को पता है कि प्रोटीन वाले जितने भी हमारे पास प्लांट है वो सब के सब उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम और एजोडोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, जिससे कि हमारे सॉइल को नाइट्रोजन का कमी नहीं होता है। अगर हम लोग लेगुमिनस प्लांट नहीं लगाते हैं तो हम लोग को मैनुअली फर्टिलाइजर्स देना होता है जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जो कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, इन सब चीजों का यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक वगैरह, पेनिसिलियम हम अभी बताए थे पेनिसिलियम से बनता है। पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक या बहुत सारे लार्ज वैरायटी है जो कि मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। आपको अगर ये जानना है तो आप बहुत सारे साइट्स वगैरह या मेडिकल के आप इंग्रेडिएंट वगैरह को पढ़िए, उसमें आपको हल्का फुल्का डेटा मिल जाएगा कि ये बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बेसिकली इसका शुरुआत अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक बनाए थे पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरियल बीमारी को ठीक करता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता था, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता था। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स ही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। अगर आपके घर में कुछ सड़ गया उसको आप बाहर फेंक देते हो तो उसको खत्म कौन करता है, उसको काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो हमारा जंगल इतना नरिशमेंट नहीं होता। आप सोचिए जंगल में इतना सारा पेड़ पौधा है, उसको कौन जाके अपना वहां पर फर्टिलाइजर देता है, तो वो खुद में सेल्फ रिन्यूएबल है। वहां के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं के एनिमल्स जो कि डेड हो गए उसको डिकम्पोज करते हैं, उनके बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको सॉइल में मिला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा सॉइल को नरिशमेंट मिलते रहता है। और ये रीजन है कि हमारा फॉरेस्ट का लैंड कभी भी अनफर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ये नेचुरल चलते रहता है। क्लीनिंग और एग्रीकल्चर लगभग एक दूसरे का साइकिल ही है। अगर क्लीनिंग करेगा तो वो न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर देगा सॉइल को देने के लिए और सॉइल में वो यूज कर लेता है। सीवेज ट्रीटमेंट, अगर आप 7th क्लास में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चला होगा कि जो बहुत सारा हमारा सीवर सिस्टम होता है उसको इस जगह पे रोका जाता है और उसमें जितने भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको फिल्टर करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एक अलग चैम्बर में डाला जाता है और उस चैम्बर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को छोड़ा जाता है। वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करता है और एक गैस बनाता है, मीथेन गैस, जिसका यूज हम लोग कुकिंग वगैरह में भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो फायदा हो रहा है, एक तो हमारा जो रिवर है वो गंदा होने से बच जा रहा है, मतलब सीवेज का ट्रीटमेंट करके हम लोग रिवर को बचा ले रहे हैं, इससे हमारा हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा कि उससे हम लोग कुकिंग गैस वगैरह भी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, तो हमारा एक से दो काम हो जा रहा है और ये सब हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। लास्ट, सोर्स ऑफ फूड। बोला जाता है इंसान मैक्सिमम चीजों को खा सकता है, अगर विश्वास नहीं है तो आप चाइना चले जाओ और उसी की वजह से इतना तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं। सोर्स ऑफ फूड, अब देखिए फंगस वगैरह जैसे मशरूम है, तो मशरूम आप लोग देखिए बहुत टेस्टी होता है उसका, अगर आप सब्जी बना के खाते हो तो इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने फूड के तौर पे। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ सोर्स ऑफ फूड के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब देखिए ये सातों टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसलिए क्योंकि हम लोग इससे पहले नहीं जानते थे कि दही क्या है, ब्रेड कैसे बनता है, अल्कोहल वाइन का फर्क क्या है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं, मेडिसिन किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाता है, एनवायरनमेंट साफ कैसे होगा, जैसे कि रोड पे जा रहे हैं कहीं जानवर मरा है, एक हफ्ता बाद आएंगे वो जानवर गायब हो जाएगा, उसको कौन हटाया, उसको हटाने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है। तो यही सब चीज है जिसके कारण हम लोग अपने लाइफ को आसानी से जी पा रहे हैं और हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।